हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई किए हैं? लॉकडाउन चल रहा है, पता है कि नहीं? चलिए, तो ये है आपका प्यारा सा चैनल, क्या नाम है? ओलंपिया क्लासेस। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, उस पर कई सारी चीजें हो गई थी। हम पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ पर, कूलॉम्स लॉ पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। ठीक है, और उस कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग को देखना है कि अभी कितने कितने पार्ट हो गए हैं और कौन कौन से बचे हैं। तो पहला आपने टाइप पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में कि आपको ये इक्विवेलेंट फोर्स निकालना था। क्या निकालना था? इक्विवेलेंट फोर्स। वहां से आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फोर्स निकालने के दो मेथड थे, या तो आप कंपोनेंट करके निकाले, या तो रिजल्टेंट फोर्स जो आता था एफ आर बराबर अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, वहां से निकालते। यहां पर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फर्स्ट फोर्स एंड सेकेंड फोर्स। ये आपका पहला है, हो गया कि जो यदि आपसे नेट फोर्स पूछे तो कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको यदि ये दे दे कि आपके जो फोर्सेस हैं, जो आपके फोर्स हैं, वो कैसे इक्विलिब्रियम में है। कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में है। तो आपने वहां से निकाल लिया। इक्विलिब्रियम में यदि कोई फोर्स है या कोई बॉडी है, इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है, तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होता था? 0। और आपका क्या होता था? बलागुण कितना होता था? वो भी आपका मोमेंट कितना होता था? वो भी 0 होता था। किसी भी बॉडी को आपको क्या, किसके लिए? इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में होने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? दो चीजों की। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? आपका बल क्या होना चाहिए? उस बॉडी पर लगने वाला बल, टोटल बल कितना होना चाहिए? 0। और उस बॉडी पर लगने वाला मोमेंट कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। ये हो गया दूसरे कंडीशन की। ठीक है, तीसरा टाइप का हम लोग क्या पढ़े थे? तीसरा टाइप को पढ़े थे कि यदि आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम पूछे। क्या पूछे? किसी चीज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछे, तो आप लोगों को ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं कि इन सारी चीजों को कैसे टैकल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आज आपका चौथे टाइप के क्वेश्चन होंगे। चौथा टाइप के क्वेश्चन क्या है? उसमें से आपको दिया यह होगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आपसे पूछेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। फिर आपसे वो क्या पूछेगा? एसएचएम पूछेगा। ये पूछेगा कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है कि पीरियाडिक मोशन कर रही है। ठीक है, सरल आवर्त गति कर रही है कि आवर्ती गति कर रही है। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, दूसरा क्या देगा? आपसे टाइम पीरियड पूछेगा। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल पूछेगा। तो आज हमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, टाइप 4। ठीक है, इस पर लिखिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, एसएचएम, कामा पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। यदि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे? क्वेश्चन में पूछे कि आपको यह बताना है कि इनमें से किस टाइप का इक्विलिब्रियम आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? किस टाइप का इक्विलिब्रियम आपका पाया जाता है। दूसरा आपसे पूछे एसएसएम, मतलब यह है आपका सिंपल हार्मोनिक, सरल आवर्त गति कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में पूछे। या आपसे कह दे कि पीरियाडिक मोशन, मतलब क्या कर रहा है? अपनी गति को बार बार क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। मतलब जैसे आपकी घड़ी होती है, क्या होती है? घड़ी क्या करती है? यदि मिनट वाली सुई को देखेंगे तो हर एक मिनट, हर एक घंटे पे मिनट की सुई कहां पर? 12 से शुरू होती है और 12 पे ही, 1 घंटे बाद 12 पर ही आ जाएगी।
मतलब अब उसका टाइम पीरियड कंफर्म है कि 1 घंटे बाद वो हर बार 12 पे जाके मिलेगी। यदि 12 से चलना शुरू करती है तो हर 1 घंटे बाद कहां पर मिलेगी, वो आपकी 12 नंबर पर मिलेगी। ठीक है, या आप सेकंड के ले लीजिए, सेकंड भी क्या होगी, हर 1 मिनट बाद वो कहां पर मिलेगी, आपको 12 पर मिलेगी। इसी तरह से यदि घंटे वाली सुई होगी तो वो भी क्या होगी, 12 घंटे में एक बार अपना चक्कर लगाएगी। तो ऐसा मोशन जो क्या हो, हर एक समय के एक नियमित टाइम के बाद, एक नियमित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है, अपनी गति को रिपीट करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है, क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन। ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, इसको मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। सबसे पहले टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी वाले हेडिंग डाल लीजिए कि साम्यावस्था कामा सरल आवर्त गति कामा आवर्ती गति तथा समय, टाइम पीरियड को यार हिंदी में क्या कहेंगे यार, समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मतलब मुझे टाइम पीरियड की हिंदी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाली कि साम्यावस्था, सरल आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन तथा समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आपने अब हेडिंग डाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहली बात हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम में टाइप कितने होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम, हैविंग 3 टाइप, हैविंग 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। इसमें से आपका पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए मैं आपको फिगर से बताता हूं। ठीक है, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने एक रिंग लिया, ये आपका सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, मतलब ग्राउंड है या जो भी कह लीजिए, ये आपकी सरफेस है। ठीक है, ये आपने रिंग लिया, क्या लिया, रिंग लिया। अब इसके अंदर मैं यदि यहां पर मेरी गेंद है, गेंद कहां पर है, यहां पर मैंने एक छोटी सी बॉल लिया जो इसके अंदर रखी हुई है। ठीक है, अब इस गेंद को मैं इस रिंग के ऊपर थोड़ा सा यदि मैं इसे राइट साइड लेके यहां से लेके आऊं और यहां पर लेके क्या कर दूं, जैसे मैंने गेंद को यहां पर लेते आया, ठीक है, इस जगह पर गेंद को यहां से उठाकर यहां पर लेते आया, यहां से क्या कर दिया, मैंने इसे छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद ये ऐसे आपको आवर्ती गति करने लगेगी, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, ये गेंद आकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, मतलब जिस जगह से हम इसे उठाए थे, और तो ये क्या करेगी, एक समय बाद ये क्या कर लेगी, उसी जगह पर आकर रुक जाएगी, उसी जगह पर आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं, स्थायी साम्यावस्था। बात समझ में आई कि ये आपका एक सरफेस रहा, यहां पर मैंने एक रिंग रख दिया। ठीक है, रिंग के अंदर मैंने एक गेंद लिया, गेंद को क्या किया, यहां से मैंने यदि यहां पर पकड़ के लाया, छोड़ दिया, तो एक समय बाद, एक निश्चित समय बाद क्या होगा, वह गेंद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर क्या आकर, ओरिजिनल पोजीशन पर आकर रुकेगी। और ऐसी स्थिति में जो साम्य अवस्था होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात आती है देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो यहां पर मैंने ये रिंग लिया आपकी, ठीक है, और यहां पर मैं गेंद ले लेता हूं। ठीक है, ये आपकी अब गेंद बॉल जो है यहां पर, ठीक है, ये अभी भी क्या है, ये क्या है, रिंग है। बात मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए। अब ये रहा आपकी बॉल रही। अब मैं इस बॉल को यदि मैं राइट साइड ला रहा हूं या लेफ्ट साइड, थोड़ा सा यदि मैं आगे पीछे करता हूं, तो क्या यह गेंद अपनी, कभी ऐसी पोजीशन आएगी जब ये अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि एक बार यदि ये ऊपर से नीचे गिर गई तो इसे नीचे से ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है। तो यह क्या हो गया, अनस्टेबल, मतलब यह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंच रहा है, यह अपनी प्रारंभिक अवस्था पर नहीं पहुंच रहा है। इस वजह से इसे क्या कह देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कह देंगे इसे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात समझिएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, हिंदी वाले लिखते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं कि ये आपकी रिंग नहीं है, ठीक है, हम लोग रिंग नहीं ले रहे हैं। अब मैंने सिर्फ क्या ले लिया, आपकी एक गेंद ले लिया, ये रही गेंद आपकी। अब ये आपकी सरफेस है, कैसी है, सरफेस है, और ये सरफेस कैसी है, फ्लैट सरफेस है, मतलब एकदम से समतल है, बराबर है, फ्लैट सरफेस है। अब इस पर मैंने गेंद ले लिया, अब मैं इस तरफ गेंद को या तो इस तरफ ढकेल दूं या इस तरफ ढकेल दूं, तो गेंद क्या करेगी, कुछ समय बाद भाई क्या करेगी, यदि मैंने इधर से धक्का मारा तो ये गेंद आपकी कुछ यहां पर ऐसे ऐसे गेंद आके आपकी रुक जाएगी। लेकिन ये क्या आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंची, मतलब जिस जगह पर थी उस जगह पर पहुंची, नहीं पहुंची। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बात समझ में आई कि यह अपनी स्थायी पोजीशन पर नहीं पहुंच रही है, स्थायी पोजीशन पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह क्या है, अपनी मूल पोजीशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। भाई इसकी पोजीशन क्या थी, मूल पोजीशन से, भाई अभी ये इसकी इनिशियल स्टेज है, जैसे मैं इसका धक्का देता हूं तो ये नीचे आ जाती है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। भाई जो ओरिजिनल पोजीशन थी और जो आपकी फाइनल पोजीशन बन रही है उस पर डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या है, ये एक सीधी पटरी पर चल रही है, पटरी पर अभी भी गेंद है, थोड़ा सा ढकेल दिया तो क्या हुआ, वो आगे भी किस पर है, पटरी पर है, इस वजह से क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई। चलिए अब आगे मेरे भाई शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे अब इसी का। तो यार देखिए, स्टेबल मैंने आपको समझा दी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आ जाए, जब उस पर कोई थोड़ा सा बल लगाया जाए या थोड़ा सा उसे अपनी जगह से विस्थापित किया जाए या डिस्प्लेसमेंट किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए, तो वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, उसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। दूसरा, यदि कोई बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब किसी बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा, उसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तीसरी पोजीशन पर क्या होती है कि अब हमने रिंग लिया ही नहीं, इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, वह अपनी पोजीशन पर नहीं पहुंच रहा है, तो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यहां पर बात आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात आती है, पोटेंशियल। पी का मतलब पोटेंशियल, ई का मतलब एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। यदि आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। क्या होगी, मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहां पर अनस्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, यानी मैक्सिमम होगी। बात समझिएगा, मैक्सिमम होगी। और ये क्या होगा, यदि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरे भाई, ये आपकी कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। अरे मेरे भाई बात समझिएगा, जब कोई व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, क्या होता है, जब किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है तो एकदम से आराम से काम बैठा रहता है। ठीक है, वो पढ़ाई के समय टेंशन नहीं लेता है, पढ़ाई के समय टेंशन नहीं लेता है। जब एग्जाम आता है तो उस समय वो टेंशन नहीं लेता है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, वो बहुत रिलैक्स्ड है। ठीक है। जो आपको कुछ नहीं पढ़ता है, जो आवारा बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो अभी एग्जाम के समय क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, सर के पास जाएंगे, सर इंपॉर्टेंट बता दो। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, यार कोई नोट्स दे दो। ठीक है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। बात समझिए, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं कि आप एग्जाम पे ये लिख के चले आए। ठीक है। अब रहा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, पढ़ने में कैसे हैं, ऑन एन एवरेज हैं, तो मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, कम नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, टेंशन है लेकिन ज्यादा नहीं है, तो किस पे आ जाएंगे, कांस्टेंट पे। पोटेंशियल एनर्जी न्यूट्रल के लिए कितना होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब एक बात क्लास 11th का आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाला। तीसरा आपका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई बॉडी
को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। यदि किसी बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटाया जा रहा है, तो एक उस पर क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टेड, रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पे क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स को क्या कहते हैं, आपको प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। और रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि यार किसी बॉडी को मैं अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। बात समझिएगा, मैंने उसको ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह पर क्या कर दिया गया, ले लिया गया। यार वो अपनी ओरिजिन, अब दूसरी जगह, एक बॉडी यहां पर है, अब मान के चलो कि ये बॉडी यहां पर है, ठीक है ना, इस जगह पर। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां पर लेते आया, मान के चलो कि ये थोड़ा ही है, ठीक है। अब यार ये बताओ कि ये बॉडी यहां पर क्यों आएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर क्यों आएगी। यार कोई तो ऐसा बल होगा जो इस बॉडी पर लग रहा होगा, तभी तो ये इसे अपने एक तरफ लेकर आएगा ना, ओरिजिनल पोजीशन पर। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही चली आएगी। तो उसी बल को क्या कहते हैं, ऐसा बल जो किसी वस्तु को अपनी जगह पर पुनः लाने का प्रयास करता है। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, एफर्ट डालता है, उसी को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां पर इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो रीस्टोरिंग यहां पर फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट। क्योंकि यार अब ये अपनी जगह पर आ ही नहीं रहा, तो यहां पर कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है। यहां पर भी ये अपनी जगह पर नहीं आ रहा है, तो कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगा इस जगह पर। रीस्टोरिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसे छाप लीजिए, छापने का मतलब उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया, हटा दूं, चलिए। अब देखिएगा यार, इसी पे यार थोड़ा सा इत्मीनान के साथ आसानी से हम लोग चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। और ये कोई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आपने 11th अच्छे से पढ़ा है तो ये सब सारी चीजें आपको सब कुछ A to Z क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो यही है कि यदि किसी बॉडी को, देखिएगा अब हिंदी वाले लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था से, यदि किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था से छोटी दूरी के लिए अपनी स्थिति से हटाते हैं, तो उस वस्तु पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो उस वस्तु पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो कि उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के अपनी विस्थापित की हुई दूरी के किसी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, लिख गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन विथ ए स्मॉल डिस्टेंस or some distance, then a restoring force is acting on a body. Then a restoring force is acting on a body.
एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय अस टू द बॉडी विथ सम पावर। ठीक है, चलिए लिख गया। अब इस पर देखते हैं, जो रीस्टोरिंग फोर्स है मैं उसको एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एफ आर से दर्शा रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल किसी वस्तु के डिस्प्लेसमेंट में, मतलब किसी वस्तु को कितना विस्थापित किया जाता है या डिस्प्लेस किया जाता है। मैंने माना कि किसी वस्तु को कितना डिस्प्लेस किया जा रहा है, किसी बॉडी को x डिस्टेंस से क्या किया जा रहा है? डिस्प्लेस किया जा रहा है। उसे अब x दूरी पर अपनी जगह से लेते गए। यदि उस पर पावर क्या है? 1 है। यदि x पर पावर कितनी है? 1 है। कितनी हो मेरे भाई? 1 हो। तो यह बॉडी कैसा मोशन करेगी? SHM। क्या करेगी? SHM मोशन करेगी। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका बहुत स्मॉल होगा। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, जो मतलब कि जिस दूरी से हम उसको हटाए हैं वो दूरी कैसी है? बहुत छोटी सी दूरी है। कैसी है? बहुत छोटी सी दूरी है। और यदि यही प्रत्यानयन बल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर n के, n आपकी 1 से बड़ी घात है, n शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1, तो यह बॉडी क्या करेगी? पीरियोडिक मोशन करेगी। क्या करेगी? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यह वस्तु क्या करेगी? पीरियोडिक मोशन करेगी। और इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट शुड बी लार्ज। डिस्प्लेसमेंट शुड बी लार्ज, शुड बी लार्ज। मतलब लार्ज का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका वो दूरी क्या होगी? बड़ी होगी। दूरी बड़ी होगी। ऊपर वाले के लिए यदि x की पावर 1 आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो उस समय बॉडी क्या करेगी? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करेगी। बात समझ में आई? यदि बॉडी आपकी क्या हो, किसी बॉडी को मैंने जैसे मान के चलना कि एक आपकी ये रही बॉडी, ठीक है, ये एक आपका बॉब रहा, ठीक है, और इसको मैं एकदम से छोटी दूरी यहां पर लेते आया। कहां पर लेते आया? यहां पर। तो ये एक से यार छोटा सा है ना, अभी आपको देख के लग रहा है। और यदि मैं यही दूरी कुछ यहां पर लेते हूं तो ये क्या हो जाएगा? अब ये वाली दूरी हो जाएगी, तो ये क्या होगी? बड़ी दूरी। तो यदि इतनी दूरी रहेगी, कितनी? इतनी दूरी रहेगी, तब आपको ये क्या करेगा? SHM करेगा। और यदि ये वाली दूरी हो जाएगी तो क्या करेगा? पीरियोडिक मोशन करेगा। खत्म बात। ठीक है, मतलब किससे डिपेंडेंट है? दूरी पर। और यदि ये रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर, इसके लिए क्या हो जाएगा? x की पावर n पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जहां पर n क्या होगा? ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 से बड़ा रहेगा। और SHM के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहेगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए, आप स्टेप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, स्टेप फॉर फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ SHM। स्टेप फॉर फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ SHM। हेडिंग है मेरे भाई, स्टेप फॉर फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ SHM। सरल आवर्ती गति का आवर्तकाल। टाइम पीरियड को यार अब यार समझ में आया, हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्तकाल। सरल आवर्त गति का, सॉरी, सरल आवर्त गति को, सरल आवर्त गति के आवर्तकाल को ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो पहला इस पे क्या करेंगे कि किसी भी बॉडी को, पहला इसमें क्या है
कि आपकी किसी भी बॉडी को छोटी दूरी के लिए क्या करना है, डिस्प्लेस कर देना। तो लिखिएगा, पहला हिंदी वाला लिखेंगे कि किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था से छोटी दूरी x के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करेंगे। सॉरी, लिखिएगा डिस्प्लेस a body from its initial position with small distance x दूरी पर क्या कर देंगे, उस बॉडी को डिस्प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, डिस्प्लेस कर देंगे। और इस बॉडी को जो हमने डिस्प्लेस किया ना, उसके लिए उस पर क्या निकालेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स फॉर दैट बॉडी। इस बॉडी के लिए क्या करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, मतलब प्रत्यानयन बल निकालेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, और इसको यह देखेंगे कि यह बॉडी का जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये x के मतलब डिस्प्लेसमेंट के 1 पावर के बराबर है कि नहीं। ठीक है, एंड find that it is directly proportional to the displacement with पावर x रेज टू द पावर 1। ठीक है, मतलब एक से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, x के। पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा स्टेप है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एसिलरेशन निकालेंगे। एसिलरेशन का मतलब त्वरण, क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो फाइंड द acceleration of a body from restoring force। और आपको पता होता है, और आपको क्या है पता है कि जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है, उसके लिए जो आपका एसिलरेशन है, उसको मैं F से दिखा रहा हूं। ये क्या है, F इज द, ये जो F है ये क्या है, एसिलरेशन है, मतलब ये आपका क्या है, त्वरण है। ये आपका क्लास 11 का है ना, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और यहां से आप जो है ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 से या इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट कर लेंगे, स्टेप नंबर 2 से। एंड वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या होता है, क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 2 पाई बाई टी। क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो यहां से आपको क्या निकालना है, टी, क्योंकि टी ही क्या है आपका आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। बात खत्म। तो टी क्या है, टाइम पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। बात समझिएगा, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन। और इसके बाद आज का जो लेक्चर है हम इसको क्या करेंगे,
क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको आप छाप लीजिए। ठीक है, छाप लिया, हटा दें। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, बॉडी को x दूरी के लिए क्या करना है, उसे डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस करने के बाद उस पर क्या निकालेंगे, देखेंगे कि उस पर नेट फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है। उस रीस्टोरिंग फोर्स को निकालेंगे तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान मुड़े त्वरण। तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए जो क्या होता है, त्वरण होता है, वो आपका होता है F बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। वहां से उन दोनों की क्या कर लेंगे, तुलना, जो उसके पहले जो त्वरण निकाले हैं और जो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो त्वरण निकाले हैं, उसको क्या कर लेंगे हम, उसका हम तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद यहां से ओमेगा की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी। यहां से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करना है। देखिए मैं आपको ना हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो आपको भैया पढ़ाई करनी है। ठीक है, नोट्स बनाना है और इत्मीनान के साथ, किसके साथ, इत्मीनान के साथ आपको अच्छे से नोट्स बना के तैयार करके और पढ़ाई करनी। चलिए, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूं। दिख रहा है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा और नीचे कर दिए रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये आपका ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु। यहाँ के निर्देशांक क्या है, 0 0। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। यहां से कुछ दूरी पर एक कैपिटल क्यू चार्ज है और यहां से भी कुछ दूरी पर कैपिटल क्यू चार्ज है। और ये दूरी, इसके पॉइंट जो दिए हुए हैं a,0 और यहां के जो पॉइंट दिए हुए हैं माइनस का a,0, माइनस का a,0 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट इस जगह पर दिया हुआ है मेरे भाई, और ये पॉइंट है आपका Q। कितना है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q है। और इस जो Q चार्ज है इसका मास कितना है, m, द्रव्यमान कितना है, m है। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलिए, अब इस पे आपका जो क्वेश्चन बोला है, तो पहला है क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि along which axis Q is in इक्विलिब्रियम। बात समझिएगा, क्वेश्चन को कह रहा है कि किस एक्सिस के अनुदिश Q इक्विलिब्रियम में रहेगा, एक्स अक्ष के अनुदिश कि y अक्ष के अनुदिश। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ SHM। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ SHM। सरल आवर्ती गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ Q परफॉर्म पीरियोडिक मोशन, सॉरी, इफ Q परफॉर्म SHM। ये जो Q जो आपका चार्ज है क्या करे, सरल आवर्त गति करे। बात समझ में आ गई। आप क्वेश्चन को 2 मिनट पॉज करके, 2 मिनट थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है ना, जब तक आप अपने से थोड़ा सा नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, आप मतलब आप फिजिक्स की फील नहीं ले पाएंगे। और फिजिक्स सब्जेक्ट कैसा, आपको पूरा फील लेके पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, फील लेके पढ़ना है। चलिए
आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। ठीक है, चलिए मैं अब आगे आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अब यार बात समझिएगा, ये क्यू कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं लगा ना। जब कोई साइन नहीं लगा होता तो उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब धनात्मक आवेश है। ये कैसा, यहां पर भी ये स्मॉल क्यू है, ये छोटा सा चार्ज है, यानी कि यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कोई साइन नहीं लगा तो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ये भी आपका कैसा, कोई साइन नहीं लगा, मतलब कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। चलिए, यदि निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव लगा होता आमने सामने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किस एक्सिस के अनुदिश क्यू जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, स्मॉल क्यू जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। बात समझिएगा यार, यदि मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा होगा क्या कि यदि ये आपका जो, जैसे अब ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपका इधर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिएगा। मैं आपकी वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं, बात को समझिएगा बड़े इत्मीनान के साथ। ये कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, यहां से मैंने इसको क्या किया, ये चार्ज क्यू रहा और इसको एम। ठीक है, अब मैं दूरी नहीं लिख रहा हूं, दूरी अगली जगह पर लिखूंगा। बात समझिएगा, मैं इसको अपनी मूल पोजीशन से, ये 0 0 है, इसको एक्स डायरेक्शन में इधर लेते आया, मतलब ये दूरी इसको जो है यहां से चल के, मान के चलिए कि मैंने इसको यहां से लेके एक्स दूरी पर लेते आए। कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर। अब आपका क्यू चार्ज ये यहां पर हो गया। अच्छा, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब एक ही नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक दूसरे से कैसे जाते हैं, दूर जाते हैं। और जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, मतलब जो विपरीत आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कैसे जाएंगे, दूर जाएंगे, और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चलिए बात समझिएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज रहा, ये भी कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ये इसके पास आया। ठीक है, इस चार्ज को तो अपनी जगह से छेड़ नहीं रहे हैं, ये चार्ज इधर आया है, ये चार्ज मान के चलो फिक्स है, तो ये चार्ज क्या करेगा, यही मूव कौन सा कर रहा है भाई, गति करने का गुण किसके पास है, क्यू के पास। इन दोनों को तो हमने फिक्स कर दिया कि ये इधर से इधर नहीं हिलेंगे, क्या करेंगे, ये अपनी जगह पर ही फिक्स रहेंगे। ये -a,0 पर है और ये कहां पर है, a,0 पर है। ये एकदम से मैंने कील लेके ठोक दी है, तुम्हें नहीं हिलना है। हिल कौन रहा है, क्यू। तो जब क्यू हिल रहा है तो ये तो हिलेगा नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये वाला इस तरफ भागेगा, किधर भागेगा, इस तरफ। बात समझ में आई, ये वाला किधर भागेगा, इस तरफ। अब जब ये इधर जाएगा, किस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी इसे किधर भेजेगा, इस तरफ। भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अब ये कह रहा नहीं मेरे ऊपर कील लगी हुई है, मैं तो नहीं जा सकता, तो कौन भागेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये इधर जा नहीं सकता, तो कौन दूर जाएगा, ना ये इधर जा सकता है ना ये इधर आ सकता है। तो आने जाने का काम किसका, क्यू वाले का। तो कौन इधर से उधर मूव करेगा, ये वाला। तो इस वाले के कारण ये वाला इधर की ओर भागेगा। तो ये जो है एक दूसरे के बीच में क्या होगा, आकर लटक जाएगा। तो यानी ये जहां पर रहेगा वहीं पर रहेगा, यानी कि जहां पर है यदि वहीं पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। डिफिनीशन बताई थी ना मैंने, तो वहां पर ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर ये किस एक्सिस के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो लिखेंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम along the x-axis, मतलब अक्ष के अनुदिश ये क्या है, यह पूरा सिस्टम कैसा है, साम्य अवस्था में है। अब देखेंगे वो y अक्ष पर क्यों नहीं है, ठीक है ना, ये पहला है। अभी ये y अक्ष पर क्यों नहीं है, ये तो देख लेना कि y अक्ष पर हम क्यों नहीं है। चलिए बात समझिएगा, ये वाला पॉइंट फिक्स है, कील गाड़ दिए, इस पर भी हमने क्या कर दिया, कील गाड़ दिया। ये आपका पॉइंट 0,0 पर था, ये क्यू चार्ज,
अब ये एक्स अक्ष कौन सा, ये आपका एक्स अक्ष है और ये ऊपर की दिशा को हमने क्या माना है, वाई माना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस वाले चार्ज को, क्यू वाले चार्ज को हम वाई डायरेक्शन में मूव कराते हैं। कहां पर मूव कराते हैं, वाई डायरेक्शन में। बात समझिएगा, दिख रहा है कि नहीं, वाई अक्ष पर मूव करा रहे हैं। तो जब वाई अक्ष पर मूव करा रहे हैं मेरे दोस्त, तो ये होगा क्या, हमने मान लिया कि इसको वाई दूरी पर लेते हैं। बात समझना कि इसको पकड़ के साले को यहां पर लेते हैं। ये कहां पर हो गया, वाई 0, वाई पर आ गया। कहां पर आ गया, 0, वाई पर। अब ये यहां पर पहुंच गया। अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसके कारण ये चार्ज कहां जाएगा, इस तरफ। ठीक है, मैं इसको नंबर दे दूं, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। तो इसके कारण फोर्स ऑन, ये तीसरा वाला चार्ज किए दे रहा हूं, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, ये किधर रहेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और ये वाला फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, ये 2 कर दूं ना, ड्यू टू 2 दूसरे के कारण। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लगेगा, बीच पर। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर लगेगा, एफ नेट। ये जो नेट फोर्स लगेगा किधर लगेगा, बीच पर लगेगा। तो यार मेरी बात समझना, ये चार्ज यहां पर फिक्स है, ये चार्ज यहां पर फिक्स है, और ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। तो बात समझना, ये इधर फिक्स है, एक पॉइंट यहां पर फिक्स है, एक पॉइंट यहां पर फिक्स है। ठीक है, अब मैं इस जगह पर हूं, तो इस जगह पर मैं, एक कोई व्यक्ति है, इससे रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, और इस वाले पॉइंट को एक कोई रस्सी बांध के इधर खींच रहा है। तो इन दोनों के कारण ये पॉइंट किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाता जाएगा। किधर जाता जाएगा, ऊपर की ओर। तो यार जब ऊपर की ओर जाता जाएगा तो सिंपल सी बात है, किधर पर चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो इसको कोई कैंसिल करने वाला फोर्स नहीं है। जब कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं है, सीधा चलता जाएगा, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे होने का एक चीज और मतलब है, उस बॉडी पर मतलब जो फोर्स लग रहे होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। बात समझना मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या होगा, नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस वजह से ये वाई अक्ष के अनुदिश क्या नहीं होगा, यह इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कौन सा, दूसरा पार्ट। क्या देखते हैं, दूसरा पार्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या करा है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एसएचएम का क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। इफ क्यू परफॉर्म एसएचएम, क्यू क्या करे, सरल आवर्ती गति करे। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन से बताया कि ये एक बार इधर जाएगा, इसको ये इधर भेजेगा, तो ये क्या करते रहेगा, इनके बीच में एक बार आगे आ जाएगा, एक बार पीछे जाएगा, एक बार आगे आएगा, एक बार पीछे जाएगा। और ये एक्स कैसी है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। कैसी है, बहुत छोटी सी दूरी है। तो अब ये क्या करेगा, आगे पीछे छोटी दूरी के लिए करेगा। तो छोटी दूरी के लिए यदि कोई वस्तु आगे पीछे होती है, उसे क्या कहते हैं, सरल आवर्ती गति कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एसएचएम तो कर रहा है, लेकिन अब क्या दिखाना कि ये कैसे एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो बात समझिएगा। ये पॉइंट को मैंने यहां पर फिक्स किया, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये Q और ये Q। यहां पर एक चार्ज Q था। बात समझना, मैंने क्या लिखवाया था कि सबसे पहले जो पॉइंट मूव करता है, लिखवाया था ना कि टाइम पीरियड निकालने के लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट मूव करता है, उसे अपनी जगह से कुछ थोड़ी सी दूरी के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो आपका स्मॉल Q पॉइंट है, ये अपनी स्थिति से x दूरी यहां पर आ गया, x दूरी चला। कितनी दूरी चला, x दूरी। तो बात समझना, अब ये आपका Q यहां पर आ गया, और ये यहां पर आपका इसके पॉइंट कितने दिए हुए, ये दिया हुआ माइनस का a,0, इसका कितना दिया हुआ है, a,0। बात समझिएगा। अब यहां से ये वाली दूरी कितनी हो गई, दिमाग लगाना थोड़ा। ये आपका, ये कितना है, a है, ये कितनी है, x है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, a प्लस का x। कितनी हो जाएगी, a प्लस का x। और यहां पर ये वाली दूरी कितनी थी, ये वाली दूरी आपकी a है, ये वाली बीच से ये दूरी कितनी है, a है। तो यहां से आप x दूरी इतना चल लिए हैं, तो ये वाली छोटी वाली दूरी मेरे भाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a माइनस एक्स। क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। अब क्या करना है, इस पर फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब मेरे बात समझना थोड़ा।
बात ये समझना है कि मैंने क्या बताया, कोई बॉडी यदि SHM कर रही है, सरल आवर्ती गति कर रही है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या कैसी होगी, उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो निकाल लें। क्या निकाल लें? नेट फोर्स निकाल लें। तो आपका जो नेट फोर्स होगा, भाई बात समझना, इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 नंबर दे दूं, और इसको मैं 3 नंबर दे दूं, ठीक है। तो फोर्स भाई इसके कारण, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला अपनी जगह पर फिक्स है। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कहां जाते हैं? दूर जाते हैं। तो ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन पे जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, ये पहले के कारण चार्ज है, चलो फोर्स है, सॉरी। अब इसके कारण ये दूसरे वाले के कारण जो पहले पर, तो ये यहां पर आ गया, तो ये वाला इसको इधर की तरफ भेजेगा, तो कितना आ जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो अब ये नेट फोर्स का पहले चक्कर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नेट फोर्स का। तो अब ये दूरी मैं F31 की वैल्यू लिख रहा हूं, किसकी? F31 की। इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2, तो Q1 कितना है? Q, और Q2 कितना है? अच्छा, दूरी कितनी है मेरे भाई? तो दूरी, अब आपका ये फोर्स, ये पहला है और ये तीसरा है, तो तीसरा वाला फोर्स कहां पर आ गया? यहां पर। तो दूरी पहले ये A थी, अब कितनी हो गई है? A प्लस एक्स, तो A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दूरी का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। अब यार बात समझना, थोड़ा सा इसको भी लिख लेते हैं, फिर आपकी ज्यादा समझ में आएगा। F12 की बात आती है, तो F12 की बात आती है तो कितना हो जाएगा? K Q Q, क्योंकि क्या है, ये ऊपर वाला टर्म बराबर है। अब ये पॉइंट यहां पर आ गए, तो यहां से इनके बीच की दूरी कितनी है? A माइनस एक्स, और दूरी का क्या होता है? स्क्वायर। ये रहा। तो अब यार ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला? बात समझना, क्या बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला? यार सिंपल सी बात है, ये किसी संख्या में यदि बड़ी संख्या का भाग दें, किसी संख्या में यदि बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होती है? वो वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि किसी संख्या में छोटी संख्या का भाग दें, क्योंकि देखिए ये क्या है? A प्लस का x, मतलब A में कुछ बढ़ रहा है, A में कुछ बढ़ रहा है, और इधर क्या है? A माइनस एक्स, मतलब A में कुछ घट रहा है। तो जब किसी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? कम। और जब किसी संख्या में वही संख्या क्या है? सेम है, और जब उसी संख्या में किसी छोटी संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये बड़ा आएगा। तो F नेट जो आपका आएगा वो कितना आएगा? ये आपका आएगा F12 माइनस का F31। बात समझ में आ गई ना कि F31 माइनस F21 क्यों नहीं किए? क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? छोटा है। चलिए, तो अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, ये K Q Q आपका कॉमन हो गया। ये कितना हो गया? A प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ये यहां से ये वाला कितना चला जाएगा? A माइनस ये सॉरी ये कितना आ जाएगा? F21, तो ये रहा, तो ये इधर रहेगा, तो इधर मल्टीप्लाई किसका होगा? इसका। तो A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस रहा, ये कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? K Q Q, और ये A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए लिखे दे रहा हूं, सॉरी, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस का A स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और ये डिवाइडेड बाई पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? A माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये A की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये वाला टर्म हो गया। तो यहां से ये वाला टर्म आपको पूरा कितना आ जाएगा? K Q Q अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, ये 4 है सॉरी, A की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा? 2ax और 2ax, तो कितना हो जाएगा? 4ax इंटू 4ax। चलिए छाप लो, इसे छाप लिया, नोट कर लिया। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे करता हूं। तो मुद्दे की बात अब आते हैं।
अब आपका जो नेट फोर्स या एफ नेट जो आया ये कितना आया है, के क्यू इंटू 4ax डिवाइडेड बाई a की पावर 4 माइनस x की पावर 4। बात समझिएगा यार, एक चीज समझना, ये जो आपका x की पावर 4 है यार, ये बहुत छोटी राशि a के कंपैरिजन में। लिखिए, इफ a इज बहुत बड़ा, a बहुत बड़ा है किससे, x से। मैंने पहले ही बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा करना, बहुत छोटा करना है, पहले ही बताया। जो किसी चीज को यदि अपनी जगह से विस्थापित करेंगे तो बहुत छोटी दूरी के लिए, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि जब छोटी दूरी के लिए अपनी जगह से विस्थापित करेंगे तो क्या करेगा, SHM करेगा। मतलब a बड़ा होगा किससे, वो भी छोटा मोटा बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा किसके, एट कंपैरिजन में x के। तो यार जब किसी बहुत छोटी राशि को क्या करते हैं, उसका पावर 4 लगाते हैं तो, और उसको बहुत बड़ी राशि के पावर 4 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एज ए निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान के चलो कि कोई वैल्यू है आपकी 0.0001। अब यार इसकी पावर 4 करोगे तो क्या आएगी, बहुत छोटी राशि आएगी। क्या आएगी, बहुत छोटी राशि आएगी। ठीक है ना। तो इस वजह से इसको क्या कर देते हैं, x की पावर 4 को निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो अब आपका एफ नेट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा के क्यू 4ax अपान a की पावर 4। अब यहां से a से a की पावर 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a क्यूब। तो ये एफ नेट कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, ये आ गया के क्यू इंटू 4x। या मैं इसको ये 4 लिखे दे रहा हूं और ये x लिखे दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यदि कोई बॉडी क्या करती है, SHM करती है। क्या करती है, SHM करती है, तो वह बॉडी मेरे भाई वह क्या होगी, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए, किसी की पावर 1 लगाएं या ना लगाएं, उसका मतलब ही यही है कि उसमें पावर कितनी है, 1 है। तो यही इसके बराबर आ गया, यानी कि यह बॉडी क्या कर रही होगी, SHM कर रही होगी। क्या कर रही होगी, SHM कर रही होगी। तो यहां से एफ नेट या एफ रिजल्टेंट इज या रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब बॉडी क्या कर रही है, SHM कर रही है। क्या कर रही है, SHM। और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब आपको पता है कि फोर्स मतलब बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहां से एक्सीलरेशन यदि आप निकालोगे, क्या निकालोगे, यहां पर a मत लो यार, ये f एक्सीलरेशन को दिखा रहा है ये, ठीक है ना, बात समझना यार। ये f क्या है, एक्सीलरेशन है, मतलब त्वरण है। तो f एक्सीलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा FR डिवाइडेड बाई m। तो यहां पर f एक्सीलरेशन आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4k अपान a क्यूब इंटू एक्स, और ये m का डिवाइड, तो ये m रहा। तो ये आ गया एक्सीलरेशन। अब आपको रीस्टीयरिंग फोर्स, जब कोई बॉडी SHM करती है तो उस पर क्या लगता है, उस पर प्रत्यानयन बल लगता है। क्या लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। प्रत्यानयन बल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रत्यानयन बल का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और उस जगह पर जो रीस्टोरिंग फोर्स जो आपके लिए, उसके लिए जो त्वरण आता है, उसके लिए जो एक्सीलरेशन आता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपने समीकरण 1 से निकाला। वो जो दूसरा स्टेप लिखे थे, वो दूसरा स्टेप ये रहा। यहां से एफ मतलब एक्सीलरेशन। तो इनकी समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना करने पर। हटा दूं इसे, छाप लिया, छाप लो, छाप लिया, चलो हटा देते हैं। तो अब मेरे भाई यहां पर क्या कर देंगे, जब इनकी तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तुलना करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4k क्यू अपान a क्यूब इंटू m।
ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि देखिए ना x की जगह पे x लिखा हुआ है, f एक्सीलरेशन की जगह पे f एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये आपका लिखा हुआ, तो हमने क्या कर दिया, छाप दिया। अब यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दो ना, क्या जा रहा है, ठीक, ये हमने छाप दिया। अब t बराबर क्या होता है, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, आपको पता है ना टाइम पीरियड बराबर क्या कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपान अंडर रूट ऑफ ए क्यूब एम डिवाइडेड बाई, ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया के क्यू क्यू, ये रहा खत्म। तो ये रहा आपका एक्सीलरेशन, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर दो मेरे भाई। t इक्वल टू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई इंटू अंडर रूट ऑफ ए क्यू अपॉन एम के क्यू इंटू क्यू, ये रहा आपका टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप जो है देखिए, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बड़ा नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन आपका बड़ा नहीं है, ये सिर्फ आपको देखने पे लगा। जब आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, जब ये पूरे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, बार बार लेक्चर देखेंगे या बार बार अपनी नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको एकदम से हलवा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो और उसके साथ साथ यार आपका भी भला हो, ठीक है ना। यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। यार अभी मैं वीडियो बना रहा था यार, मेरा मोबाइल भी गिर गया, ठीक है, तो यार वो गया तो दूसरे से बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग की क्लास बाधित ना हो इस वजह से मैं अपना नुकसान कुछ नहीं देख रहा हूं, ठीक है। तो यार प्लीज कम से कम आप मोटिवेट करने के लिए तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।